नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सुदर्शन प्रवाह। मैं हूं शिवम अवस्थी। हमारे साथ काव्य जगत के ऐसे पुरोधा मौजूद हैं जो 50 से ज़्यादा किताबों की रचना कर चुके हैं। एनसीईआरटी में वो बुक पढ़ाई भी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किए जा चुके हैं, मुख्यमंत्री द्वारा कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं, राज्यपाल द्वारा भी कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं और गृह मंत्री द्वारा 9 रत्नों में से एक चुना गया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी लयंकर जी। आइए जानते हैं कि अभी जो पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा में, दादा सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अभी पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था जिसमें कहा गया कि अवसर के साथ बदल जाने वाला व्यक्ति, एक वाक्यांश में इसको दर्शाइए। तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। धन्यवाद अवस्थी जी। सबसे पहले तो आपको, आदरणीय पाठक जी को, जो दोनों लोग विभिन्न चैनलों से जुड़े हुए हैं, आज जो नव संवत्सर है, इस नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। आज माता शैलपुत्री के पावन स्वरूप का हम सब ने और पूरे देशवासियों ने और हिंदू धर्मावलंबियों ने पूजन किया है। हम सब भी उसी से जुड़े हुए हैं। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने पूछा है। वर्तमान समय में ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं किसी साजिश के तहत पंडित शब्द या ब्राह्मण शब्द पर बहुत ही आक्षेप किया जा रहा है और उसके लिए ऐसे ऐसे माध्यम अपनाए जा रहे हैं जो बहुत ही निंदनीय है। अब बताइए, पुलिस प्रशासन द्वारा जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया वो बड़े बड़े विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया होगा, लेकिन उस प्रश्न पत्र के माध्यम से ही हमारी सामाजिक समरसता को, आपसी भाईचारा को, समझ को, सूझ को और सामाजिक एकता को वर्गीकृत करने का जो षड्यंत्र किया गया, यह वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। जबकि प्रश्न पत्र की भाषा कुछ और भी की जा सकती थी, लेकिन जो अवसर के अनुसार अपने आप को बदल दे वो कौन है अवसरवादी? तो अवसरवादी के विकल्प के रूप में जो पहला विकल्प दिया गया, इसको हिंदी साहित्य में मैंने व्याकरण की पुस्तकें लिखी हैं और मेरी पुस्तक 30 वर्ष से पूरे देश में पढ़ाई जाती है। आओ व्याकरण सीखें, हिंदी व्याकरण परिचय, ये मैंने और कुछ सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाओं ने लिखा है, जिसका 28 प्रांतों में सर्कुलेशन है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत यह ऐसा वितंडावाद किया गया जो वास्तव में बुद्धिजीवियों को पच नहीं रहा है। और अवसर के अनुसार स्वयं को बदलने वाले का विकल्प दिया गया पंडित। तो पंडित का सीधे तात्पर्य आज लोग ब्राह्मण से लगाते हैं और उस ब्राह्मण को लांछित करने का ये षड्यंत्र है। क्या पंडित ही है ऐसा जो बदलता रहता है या अवसर के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है? ऐसा नहीं है। अगर इसके स्थान पर विकल्प नेता दिया गया होता तो शायद ज़्यादा सार्थक होता, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? हम अगर सर्वे करें तो हम देखते हैं कि जो कल बसपा में था वो सपा में आ गया, सपा वाला भाजपा में आ गया। बड़े बड़े नेताओं ने अपने समय और परिस्थिति के अनुसार दलों का बदलाव किया है, तो उनको न करते हुए सीधे पंडित कह दिया गया। वास्तव में पंडित एक बुद्धिजीवी से संबंधित है। पंडित का तात्पर्य ब्राह्मण कदापि नहीं है। कहा गया है कि जो ज्ञाता हो, जो विज्ञ हो, जो विद्वान हो, जो सब कुछ जानता हो, वो है पंडिता, पंडित। ये शास्त्रों में भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर पंडित शब्द केवल ब्राह्मण से जोड़कर एक आक्षेप किया गया। इस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। अभी हम सब, जो संतोष वर्मा IAS ने कटाक्ष किया था कि ब्राह्मण की बच्चियां जब तक हमारे लड़कों से संपर्क संबंध नहीं बनाएंगी, विवाह नहीं करेंगे लोग, तब तक यह आरक्षण लागू होना चाहिए। क्या यही बात कहनी चाहिए थी उनको? एक IAS होकर उन्होंने जो विस्फोटक बयान दिया और उस पर पूरे प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की प्रतिक्रिया हुई, आंदोलन हुए और जुलूस निकाले गए, लेकिन कोई बड़ी ठोस कार्यवाही उस पर शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई, केवल लीपापोती की गई है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि IAS वर्मा वाला घाव नहीं सूखा है, IAS वर्मा वाला घाव नहीं सूखा है, UGC
यूजीसी समरसता भेदी बिंदु हृदय दूखा है, पंडित अवसरवादी का विकल्प देकर पुनः सताया, पंडित अवसरवादी का विकल्प दे पुनः सताया, लगता सचमुच ब्राह्मण के प्रति शासन रुख सूखा है, लगता सचमुच ब्राह्मण के प्रति शासन रुख रूखा है। यानी शासन प्रशासन ब्राह्मण शब्द से ही अपने आप की रुखाई या एक प्रकार से तादाद में स्थापित न करने की स्थिति प्रकट कर रहा है। पंडित को अवसरवादी का सही वानगी दे डाली, कितना गलत किया। पंडित को अवसर भले विकल्प रूप में है, वो उत्तर है कि नहीं है ये तो सोचने की बात अलग है, लेकिन पहले विकल्प के रूप में पंडित लिखा गया ये आपत्तिजनक है। पंडित को अवसरवादी का सही वानगी दे डाली, यही विकल्प तुम्हें सूझा, ना ढूंढे मिली तुम्हें नाली, अवसरवादी नेता होता क्षण में पक्ष बदलता है, अवसरवादी नेता होता क्षण में पक्ष बदलता है, लगता पंडित तेरा पड़ोसी हालत पतली कर डाली, लगता पंडित तेरा पड़ोसी हालत पतली कर डाली। लगता है कि कोई वास्तव में किसी पंडित की लड़ाई से जूझा है और जिसने ये विकल्प पाकर अपनी कसर निकालने का उपक्रम किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि अनेक सम्मानित विधायकों ने, मंत्रियों ने और यहाँ तक कि हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है कि किस स्तर से ये गलती हुई, इसकी खोज की जाए और इसकी खोज के माध्यम से ही उसको दंडित किया जाए, क्योंकि यह तो समरसता को नष्ट करने का एक उपक्रम है जो समाज के लिए बहुत बड़ा घातक बिंदु है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, हम सब उसका समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से हमें यह कोढ़ समाज से दूर करना होगा जो अलगाववाद का प्रस्तुतिकरण है। और वास्तव में परशुराम जी के वंशज हैं, सब मिल नहीं सताओ, एक चेतावनी है। परशुराम जी के वंशज हैं, सब मिल नहीं सताओ, सर्वे भवन्तु सुखिना वाला सदा सूत्र अपनाओ। हम ही ब्राह्मण हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् का मंत्र जपते हैं। हम सारे समाज को एकीकरण करने के उपक्रम में जुटे हुए हैं और हमारा शब्द जगह जगह नाम लेकर के हमको लांछित किया जा रहा है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। तो परशुराम जी के वंशज हैं, सब मिल नहीं सताओ, सर्वे भवन्तु सुखिना वाला सदा सूत्र अपनाओ। हम समाज के हित चिंतक हैं, नहीं है अवसरवादी, हम समाज के हित चिंतक हैं, नहीं है अवसरवादी। पंडित ब्राह्मण कहकर हमको अब मत अधिक दुखाओ, पंडित ब्राह्मण कहकर हमको अब मत अधिक दुखाओ। हमको बार बार पंडित कहकर, ब्राह्मण कहकर हमारी स्थिति को बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, हमारे गुणों को अवगुण के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये अपने आप में अक्षम्य है। ये व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों शरीर में भी तो मौजूद हैं। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य पेट है, पैर शूद्र हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम पैर को ही छूते हैं, किसी के सम्मान देते हैं। तो एकीकरण की प्रक्रिया देह से लेकर समाज तक लागू है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा गलत किया जा रहा है। दादा, आपको क्या लगता है कि ये जो पर्चा तैयार करने वाले लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? इसके पीछे कौन सी मंशा काम कर रही है? क्या ये वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं? सही कह रहे हैं वस्ती जी आप, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी बुद्धिजीवी जो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो या शिक्षाविद हो, उसके द्वारा ऐसी नादानी नहीं की जा सकती। ये किसी साजिश के तहत, बहुत ही दूरगामी सोच के तहत समाज को बांटने का प्रयास किया गया है और उसको समाज के अन्य किसी माध्यम से ना अपनाकर प्रश्न पत्र की शैली में अपनाया गया है, जिससे सारा समाज आहत है। पढ़े लिखे बच्चे भी उसका उत्तर देने में स्वयं को बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे कि क्या हम पंडित को विकल्प चुनें और अवसरवादी पंडित को बताएं। ये वास्तव में वामपंथी विचारधारा या उन लोगों के द्वारा जो ब्राह्मण को फूटी आंख या पंडित को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, ये उन्हीं की सोच का परिणाम हो सकता है। वैसे जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप अलग हो जाएगा। अमेठी जनपद में कक्षा 7वीं के एक प्रश्न पत्र में भी ऐसा विवादास्पद क्वेश्चन आया है, शायद आपके संज्ञान में होगा जी, और आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्ती जी, आप वास्तव में बहुत खोजी पत्रकार हैं, आपकी दूरदृष्टि है, हम आपको बधाई देते हैं। सच है, कक्षा 7 के प्रश्न पत्र में तिलोई में, तिलोई मेरी तहसील है, मैं मूलतः अमेठी जनपद का निवासी हूँ और मेरी तहसील तिलोई है।
कक्षा 7 के संस्कृत के प्रश्न पत्र में प्रहेलिका शीर्षक से एक प्रश्न पूछा गया है, जो मूल रूप से यह है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः आमुखः स्फुट वक्ता यो जानाति स पंडितः। श्लोक का बड़ा सीधा साधा सपाट अर्थ है। अपदो दूरगामी च, पैर नहीं है, दूर तक चला जाता है। साक्षरो, केवल अक्षर का ज्ञान है, न पंडितः, पंडित नहीं है। आमुखः, मुंह नहीं है उसके, लेकिन स्फुट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडितः, जो इसको जान ले वो पंडित है, वो विद्वान है। ये न कह करके इस प्रश्न को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, आधा अधूरा है। अपदो दूरगामी च का विकल्प पंडित शब्द से किया गया, तो ये भी बड़ा ही आपत्तिजनक है। ऐसा लगता है कि पूरी बिरादरी पंडित के पीछे पड़ी हुई है और उसको प्रश्न पत्रों के माध्यम से लांछित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। शासन को इस पर सख्त रुख अपनाना चाहिए और कम से कम प्रश्न पत्र सेटर्स को ये निर्देश होने चाहिए कि उनके द्वारा जो तथ्य या प्रश्न पूछे जाएं वो ऐसे न हों जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ें, आपस में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करें। ये सही कहा आपने, अमेठी में भी ऐसा हुआ है। जेएनयू में कभी नारे लगते हैं कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो जी, और हर जगह से लगभग एक एजेंडा सेट कर लिया गया है, मानो कि ब्राह्मण को टारगेट करना है जी। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, तो बहुत सही बात आपने कहा। जो जेएनयू है वो तो वास्तव में वामपंथियों का गढ़ है और उसके माध्यम से उन्होंने ये सोच रखा है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग में हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। और इस समय प्रशासन में बनिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो हमारा केंद्रीय शासन हो, चाहे वो हमारे प्रांतीय शासन के अंतर्गत बहुत से हमारे मंत्री ब्राह्मण और बनिया संवर्ग से हैं। तो ब्राह्मण और बनिया अगर छोड़ देंगे तो जो ओबीसी हैं या जो हमारे एससी हैं या दलित हैं ये आगे आएंगे। ये एक बहुत भ्रमात्मक स्थिति है। ब्राह्मण ने कभी भी किसी जाति का विरोध नहीं किया है, सबको साथ लेकर चला है। शादी विवाह में आप देखिए, हम कोई भी कार्य अकेले नहीं करते। ब्राह्मणों के साथ नाई होता है, बारी होता है, कुम्हार होता है, कहार होता है, यहाँ तक कि बढ़ई होता है। जूता चप्पल लाने वाला हमारा मोची भैया भी होता है। पत्तल हमें बारी देते हैं और कुंभकार हमको बर्तन देते हैं। पिढ़ई हमारी बढ़ई बनाता है। लेकिन जब ब्राह्मण बनिया देश छोड़ देंगे तो यानी हमारे समाज की जो एक धार्मिक स्थिति है वही बिगाड़ देंगे। ये अपने आप में बड़ी गलत चीज़ है। हम ब्राह्मण कन्या को भी धोबी के घर ले जाकर के सुहाग दिलाते हैं। इससे बड़ा सामाजिक समरसता का और उपक्रम क्या हो सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो तो यह तो एक बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति है। वसी जी, इस पर शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। मैंने 2 शब्द इस पर भी लिखे हैं कि जो ये समझते हैं कि ये सब समाज को बांटने वाले हैं, हर एक का महत्व है। सोने का सोने की जगह, चांदी का चांदी की जगह, लोहे का लोहे की जगह, लकड़ी का लकड़ी की जगह। हम लकड़ी की जगह सोने का प्रयोग नहीं कर सकते। सोना सोना है चमकेगा, लोहा स्लैब सजाएगा। हम सोने की स्लैब डालते हुए आज तक कहीं नहीं सुने। सोना सोना है चमकेगा, लोहा स्लैब सजाएगा। जब गुणधर्म सही होगा तब ही विकास हो पाएगा। दोनों सदा जरूरी हैं, सोने की मांग की बेंदी है। दोनों सदा जरूरी हैं, सोने की मांग की बेंदी है। लोहा पुल और भवन सजाए, बनिए मत घर भेदी है। लोहा पुल और भवन सजाए, बनिए मत घर भेदी है। लोहे के द्वारा पुल और भवन बनाए जाते हैं, सोने के द्वारा गहने और श्रृंगार की वस्तुएं गढ़ी जाती हैं। तो समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। सबका अपना अपना एक जातीय दायित्व है जिसको निभाकर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् का नारा आदिकाल से बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पंडित कहकर, ब्राह्मण कहकर, अवसरवादी कहकर और हमको मूर्ख बनाकर जो भी ये षड्यंत्र रच रहा है वो सावधान हो जावे, क्योंकि हम सब परशुराम के वंशज हैं। और निश्चित रूप से अगर हम अपने पर आ गए तो समाज को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ेगा। हम ही हैं चाणक्य, सुन लें, जिन्होंने पर्चा बनाया है, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासक हैं, जो चाहे जिस संवर्ग से हों,
हम ही है चाणक्य तुमसे चंद्रगुप्तों को बनाते, हम ही है गुरु द्रोण धनुधारी धनंजय को सजाते, गुरु प्रवर वशिष्ठ हम हैं राम लक्ष्मण ज्ञान लेते, सदा निज दीपक जलाकर विश्व को हम ज्योति देते। कहाँ तक वर्णन करें गुरु गुणों का मापक नहीं है, दृष्टि उनकी आज भी व्यापक नहीं है, ताड़ना का पात्र पंडित बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित रूप से जो ये ताड़ना दी जा रही है हम परशुराम के वंशजों को, ये गलत है भैया। निश्चित रूप से हमको समाज में जैसा सम्मानजनक पद पहले से प्राप्त था वैसे मिलना चाहिए, और प्रश्न पत्रों के माध्यम से छोटे छोटे उपायों के द्वारा हमको चिढ़ाने का उपक्रम नहीं करना चाहिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही आभारी हैं कि यूजीसी पर आज ही संयोग है कि आज 19 तारीख है, आज ही निर्णय आया है और उस पर रोक लगाई गई है। जो हम क्या लगता है दादा कि सवर्ण समाज की जीत हुई है यूजीसी के मुद्दे पर? निश्चित रूपेण भाई, जब हमारे ऊपर जो लगाया गया था कि कोई भी ओबीसी का या एससी का हमारा भाई जो हमसे रोज मिलता बैठता है, साथ चाय पीता है, कक्षा में पढ़ता है, पेंसिल पटरी पर कार तक मांगता है, और जरा सा टुन्न फुस हो जाने पर ये कह दे कि इन्होंने तो हमको जात सूचक शब्द कह दिया और हम जेल चले जाएं, और अगर उसने झूठ भी कहा है उस पर कोई कार्यवाही न हो, ये कैसा नियम था? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सुप्रीम निर्णय दिया है, हम उसके आभारी हैं। उसने इसको तात्कालिक प्रभाव से रोका है और जो 2012 के हमारे नियम थे उनको लागू किया है। हम न्यायालय के आभारी हैं। ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश गया है कि वो गलत विचारधारा और गलत एक कार्यक्रम तैयार किया गया था जिस पर शासन प्रशासन के बजाय न्यायालय ने रोक लगाया है। हम उसके आभारी हैं। दादा, बच्चों और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी देखिए, इस समय समाज में बच्चे और महिलाएं इन सब के सामने पठन पाठन के साथ ही साथ जो मोबाइल का, जो दूरदर्शन का, जो पत्र पत्रिकाओं का एक ऐसा संजाल पैदा किया जा रहा है जिसमें उनके चरित्र का हनन हो रहा है। मोबाइल तो हमारे लिए बड़ा घातक हो रहा है। हमारे बच्चे कम उम्र में ही सयाने हो रहे हैं और निश्चित रूप से वो पठन पाठन से स्वयं को बिलग पा रहे हैं। हमें ध्यान देना होगा कि हम उनके पठन पाठन पर ध्यान दें। माता पिता और अभिभावक, हमारे गुरुजन, उनको उससे विशेषकर वो मोबाइल जो एंड्रॉयड कहे जाते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के चित्र और चैनल्स आ रहे हैं, उनसे दूर रखें। बड़ा दुख है कि जब कोरोना का घातक समय हमारे देश में आया तब ऑनलाइन शिक्षा को अनिवार्य करना पड़ा। वो तो आवश्यक था, लेकिन शिक्षा के लिए वो आवश्यक था। आज जो उसका दुरुपयोग हो रहा है रील के माध्यम से या उन गंदे चित्रों को देखने के माध्यम से, हमारे बच्चे बच्चियां पलायन कर रहे हैं। समाज में अभी हमारे क्षेत्र में ही आपने देखा, आपकी रिपोर्टिंग मैंने देखी, आप बड़े जागरूक पत्रकार हैं कि जो बच्चियां पलायन कर गईं और उनको मिसमैरिज्म के माध्यम से बहुत ही सताया गया। तो ये सब का माध्यम मोबाइल भी है। इस मोबाइल के माध्यम से हम सब झेल रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा माता पिता को, परिवार को, गुरुजनों को अंकुश लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी पलयंकर जी, जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं, डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले किसी बड़े मुद्दे पर।